कल राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन एक बिल पास हुआ जिसमें संविधान संशोधन हुआ। ये 124वां संविधान संशोधन था। ये बिल आरक्षण देने के लिए था 10% सवर्णों को, वो स्वर्ण जो गरीब जाति से आते थे। लोकसभा में ये बिल पहले पास हो चुका था। राज्यसभा में कल होने के बाद ये एक संविधान में संशोधन माना गया। अब ये बिल आगे जाएगा, लेकिन इस बिल के बारे में कई सारी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर जो पक्ष वाली पार्टी है बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक बता रही है, वहीं जो विपक्ष वाले पार्टी है उसके एक नेता हैं कपिल सिब्बल। इन्होंने इस बिल को खोल करके कल राज्यसभा में बताया था और ये भी बताया था कि इस बिल में क्या क्या खामियां हैं। उनके द्वारा दिए गए फैक्ट के अनुसार इस बिल में जो खामियां बताई गई है वो काफ़ी चिंतनीय हैं और अगर ऐसा जो उन्होंने डाटा दिया है ये डाटा कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में यही दिक्कतें रही तो ये बिल का कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिल पाएगा। उन्होंने अलग अलग बातें अपने अपने हिसाब से बताई है जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है जो इस बिल से संबंध रखता है। कह दिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण मिलेगा और 10% मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कोई डेटा आपने तय किया, कलेक्ट किया कोई डेटा? प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, कहां ओबीसी ज्यादा हैं, कहां दलित ज्यादा हैं, उसकी परसेंटेज हर प्रदेश में क्या है, क्या करना चाहिए, वो डेटा आपने कलेक्ट किया? मुझे याद है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और पहली बार 1982 में सदन में रखी गई और उसके बाद 1983 में सदन में रखी गई और फिर 1990 में जाकर पास किया गया। मतलब कि उसको भी लगभग 10 साल लगे। यहां तो आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं। वैसे तो संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी चलती रहती है। कभी पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है, कभी विपक्ष पक्ष पे आरोप लगाता है। लेकिन बेरोजगारी के बारे में कल संसद में राज्यसभा में जो डाटा रखा गया वो वाकई बेहद खतरनाक और चिंतनीय है। सेंसस 2011 का डेटा और उसके बाद तमाम प्रकार के इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए उस प्रकार के तमाम डाटा जो संसद में कल रखा गया उसको जानकर सबकी रूह कांपती है। कपिल सिब्बल के अनुसार उन्होंने बताया है कि लगभग 4,500 लोग ही इस बिल का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके पीछे उन्होंने जो डाटा दिया है वो फैक्ट कहीं ना कहीं यही इशारा करते हैं। अगर यही होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हर व्यक्ति के पास आने वाली है। Jobs are being created, but more jobs are being lost than created, both in the public sector and in the private sector. You go to the ITC sector, to the information technology sector, lakhs of jobs have been lost. Lakhs of jobs have been lost. When banks go digital, thousands of jobs are lost. When public sector companies go digital, thousands of jobs are lost. Very few jobs are created. In fact, if you look at, and this is very interesting, from 2001 to 2018-19, the total jobs that have grown throughout the period is 7.3%, which means on a yearly basis, the jobs created by the central government was 0.4%. That's the number of jobs created on a yearly basis in the last 18 years. What jobs are you going to give to the weaker sections of society? And if you look at the Modi years, around 1.7 lakh jobs have been added to the central government level. This works out to be around 45,000 jobs a year on an average. पिछले 5 साल में 45,000 जॉब, ठीक है ना? और अगर 10% आप रिजर्वेशन दोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो इसका मतलब हुआ कि 4,500 जॉब्स पर ईयर उनको मिलेगी। 4,500 जॉब्स उनको मिलेंगी। 50% तो रिजर्व है ऑलरेडी। हाँ, नहीं, आप मान भी लो तो मतलब कि दिस कंट्री इज अ 1.3 बिलियन पीपल। 800 million people live in less than 10,000 rupees a month, and you have brought this bill to benefit 4,500 people. Is this the mindset that you have? This is the kind of bill that you are amending the constitution for? The second hurdle you will have to cross is the hurdle of 50%. इंदिरा सानी की जजमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर आप 50% की से ज्यादा आरक्षण करते हो तो दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14।
ये भी कहा गया। इसलिए जो 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु की है और बाकी प्रदेशों की है, वो आज भी 9th शेड्यूल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज भी वहां फैसला नहीं हुआ, आज भी वहां रिजर्व है मैटर। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स संवैधानिक इश्यू है और आपने बिना सोचे समझे, बिना कोई विचार किए, बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजे यहां दे दिया। सो जो मापदंड होगा वो परिवार की क्या इनकम होगी उससे तय किया जाएगा। अब मैं आंकड़े देख रहा था कि हिंदुस्तान में लगभग जो परिवार की इनकम है 76 लाख परिवारों की इनकम 5 लाख से ज्यादा है, केवल 76 लाख, और उसमें 55 लाख लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। 55 लाख अबव नहीं अबव 5 लाख, मैं अबव 5 लाख इनकम की बात कर रहा हूं कि 76 लाख लोग की इनकम अबव 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है, कुल 76 लाख, उसमें से 55 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। रह गए 21 लाख। सो 21 लाख लोगों को आपके हिसाब से, इस देश के 130 करोड़ लोग हैं, 21 लाख लोगों के लिए आप ये आरक्षण ला रहे हैं। ये कृपया बोलने दो। अरे भैया आप दूसरी बात, अब कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? इसमें से कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? 3.7% इन्होंने कहा था पहले, वो 6 करोड़ हो गए, 6 करोड़ हो गए इनकम टैक्स देने वाले। अच्छा, इनमें से इनकम टैक्स ही बहुत कम देते हैं, तो आप कैसे तय करोगे किससे परिवार की कितनी इनकम है? आप कैसे तय करोगे किसके परिवार की कितनी इनकम है जब इनकम टैक्स ही बहुत कम लोग देते हैं? तो फिर क्या होगा? झूठे सर्टिफिकेट होंगे, कृपया बीच में झूठे सर्टिफिकेट होंगे और अपने लोगों को दिया जाएगा आरक्षण, चाहे वो शिक्षा के संस्थाओं में हो, चाहे नौकरियां हो, क्योंकि वो इनकम तो कहीं फाइल नहीं होती। तो कौन तय करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितनी कहां इनकम है। ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? ये कहां से पता लगेगा? जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, वो कैसे प्रूव करेगा मेरी कितनी इनकम है? कहां से पता चलेगा? अब इन्होंने कहा है, अब मैं आपको बताऊं, जो इनकम रूरल हाउसहोल्ड्स की जो एवरेज इनकम है सारे देश में, वो है 22,405 रूरल परिवार की, 22,405, और अर्बन परिवार की 91,405, और यहां मापदंड आपने लिखा है 66,000, which means all rural households, all urban households are covered. All rural households, all urban households will be covered. So who are you going to give आरक्षण to? 99%, 100% of them are covered. And what is the आरक्षण you are giving? 10%. Who are you going to benefit? ये नोटबंदी जैसे होगा। According to the socio-economic caste census 211, only 8.25% people of rural houses have monthly income of more than 10,000. Only 8.25%. The rest of 92% don't. So how are you going to benefit 92%? Where are you going to get the jobs from when your jobs are decreasing? 86% of the people in this country have land holdings which will qualify for reservation. 86%. And how many will get reservation? Again, the same problem. So you don't have the jobs, but you're wanting to give reservations, create a scenario where jobs are decreasing.